गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट शायद दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन दोस्तों, इस मार्केट में यदि आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। बिकॉज ये मार्केट उतना सरल नहीं है जितना आप लोग सुनते हैं समझते हैं, जैसा बताया जाता है। लोग बोलते हैं कि 100 रुपये का सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, आज 60,000 पे चल रहा है। या 50 लाख से HDFC बैंक स्टार्ट हुआ था, आज उसका मार्केट कैप आप देखो कहाँ है, 100 बैगर बन चुका है। या जैसे हम लोग सुनते हैं एशियन पेंट, आइसर मोटर, टाइटन, बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं कि इन स्टॉकों ने बहुत हैवी रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आता है मार्केट में जब मार्केट आपका पेशेंस चेक करता है। और जब मार्केट आपका पेशेंस चेक करता है तो उस टाइम पे न केवल आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बल्कि आपका पेशेंस भी ड्रॉप आउट होता है। आपकी जो उम्मीदें होती हैं स्टॉक वो भी तोड़ते हैं। और कभी कभी तो इस तरह से मार्केट बिहेव करता है कि आपको लगता है कि इस स्टॉक में तो कुछ है ही नहीं, जबकि आगे चल के वो स्टॉक शायद हो सकता है अमेजोन बने। दोस्तों, शायद आप लोग को जानकारी नहीं होगी लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। अमेजोन जैसी कंपनी, जो शायद आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, उसने 2002 में अपना 90% कैपिटल लॉस कर दिया था। सोचिए, कोई उम्मीद कर सकता है वो कंपनी आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी? तो ऐसा इक्विटी मार्केट में होता है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, एक बार जैसे नेस्ले कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन उसमें एक बार लेट की न्यूज आई थी, स्टॉक वहां से 50% टूटा था। लोगों को लगा नेस्ले खत्म हो जाएगा, मैगी की वजह से नेस्ले डूब जाएगा, इंडिया बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए नेस्ले ने रिकॉर्ड तोड़ दी। आज देखिए नेस्ले का स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट 3x हो चुका है। तो दोस्तों, इक्विटी मार्केट की जो सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे प्रमोटर को भी नहीं मालूम होता है कि मेरा आइसर मोटर 300 रुपये से 30,000 जाने वाला है। और सेम अपोजिट होता है, जैसे प्रमोटर को भी नहीं मालूम रहता है कि मेरा 15,000 का यूनिट टैक है वो 5 रुपये होने वाला है। तो दोस्तों, इस मार्केट में यदि आपको काम करना है तो आपके पास कुछ बेसिक पैरामीटर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसमें आप कितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उस स्टॉक में आपका फाइनल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, किन लेवल्स पे आपको एवरेजिंग करनी है, यदि स्टॉक कंसोलिडेट होता है, स्टॉक रेंज बाउंड होता है, स्टॉक यदि खड़ा रह जाता है 2 साल या 3 साल, तो उस केस में आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, ये रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे ITC है, काफ़ी लंबे टाइम से आप देखो वो रेंज बाउंड है। तो इस तरह के स्टॉकों में आपको क्या करना है, कैसे चीज़ों को डील करना है, वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यदि कोई स्टॉक बहुत ही एग्रेसिवली चल रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें, एप्पल इंडिया है, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया आपका, KPIT हो गया, और भी कई सारे स्टॉक हैं जिन्होंने इस आफ्टर कोरोना आप देखेंगे बहुत हैवी रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होती है। जैसे TTML है, स्टॉक वन साइडेड चला, अपर सर्किट टू अपर सर्किट टू अपर सर्किट चला, लेकिन आज आप देखें लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट चल रहा है। इट मीन्स आपको उन स्टॉकों को डेफिनेटली अवॉइड करना है जो स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको मार्क कर लीजिए आप लोग। ये पहला पॉइंट है कि आप कोशिश कीजिए कि उन स्टॉकों को अवॉइड कीजिए जो सर्किट टू सर्किट चलते हैं। क्योंकि जो स्टॉक जितनी तेजी से ऊपर की तरफ जाने की ताकत रखता है, वो उससे डबल तेजी से नीचे की तरफ आने की भी दम रखता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप उन स्टॉकों को अवॉइड करें जो स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आप किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए उस कंपनी का जो प्रमोटर है उनकी इमेज कैसी है। क्या वो गोदरेज ग्रुप की तरह ईमानदार है? क्या वो टाटा ग्रुप की तरह डेडिकेटेड है? या फिर वो एक उस ग्रुप से आते हैं जो लोगों को लूटने में या बेवकूफ़ बनाने में बिलीव करते हैं? तो दोस्तों, प्रमोटर की इमेज भी बहुत मैटर करती है यदि आप किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हैं। दूसरी चीज, किसी भी स्टॉक में FII की बहुत हैवी बाइंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस स्टॉक को बाय कर लेना है। FII किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो आपको उनको सिंपल फॉलो नहीं करना है। देखिए, जो FII होते हैं उनके काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, यदि किसी FII ने, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी FII ने सपोज दैट डीमार्ट ले रखा है 600 रुपये के रेटों पे। उनका टारगेट है कि हमें भैया आने वाले 4 साल में
इसको 2400 पे सेल करना है। 4x का हमारा प्लानिंग है, हम लोग 4x में से एग्जिट कर देंगे। उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम लोग 4 साल में एग्जिट करेंगे, लेकिन स्टॉकों ने वो रेट हो सकता है 3 साल में दे दिए। उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टॉक को वो जब सेल करते हैं तो वो स्टॉक कितना नीचे जा सकता है। उनका टारगेट था 2400 का, स्टॉक आ गया 5400 पे। उनको लगता है कि इट्स इनफ, right now we can sell this position and we have to shift to another stock because we are getting the signal for another stock, that's why। अब यदि एफआईआई कोई भी स्टॉक को 5000 से बेचना चालू करते हैं, फॉर एग्जांपल डीमार्ट, तो उनको सेल करते करते वो स्टॉक 4200 पे रुकेगा, 4000 पे रुकेगा, 4500 पे रुकेगा, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उनका टारगेट था 2400, वो स्टॉक उससे ऊपर काम कर रहा है। तो आपको ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है कि एफआईआई क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसको भी आप ध्यान रखिए कि आपको ब्लाइंडली प्रमोटर को फॉलो नहीं करना है। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि किसी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है तो वो स्टॉक में बाय करना चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड वे। हाँ, लेकिन यदि किसी स्टॉक में प्रमोटर अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं, एफआईआई अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, आरओई उसका अच्छा चल रहा है, कंपनी 15-20% का सीएजीआर दे रही है, तो आप उसको ले सकते हैं। कुछ बेसिक पैरामीटर रहते हैं। तीसरी चीज पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमने कोई स्टॉक ले रखा है, वो स्टॉक वहां से बहुत ऊपर की तरफ चला, अब स्टॉक वहां से नीचे की तरफ आ रहा है। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे लुपिन है, लुपिन का स्टॉक 1800-2000 का हाई बनाया, वहां से लौटते लौटते आज आप देखेंगे 900-1000 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। सोचिए जिन लोगों ने उसको 2100 पे या जिन लोगों ने उसको 2000 पे लिया, उन लोगों को कितना लॉस हो रहा होता है, कितना लॉस हो रहा है इस टाइम पे। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप किसी भी स्टॉक को बाय करें, लेकिन आपके पास एक लेवल होना बहुत जरूरी है जहां पे उस स्टॉक से आपको एग्जिट करना है। बिकॉज आपको मालूम नहीं चलेगा कि कब 400 रुपये का आर पावर कहाँ आ जाएगा। आपको कोई आइडिया नहीं है 1200 का डीएलएफ कहाँ आ जाएगा। लेकिन सोचिए जिन लोगों ने यस बैंक में 280 का एक लेवल लगाया होता कि यदि स्टॉक 280 के नीचे जाएगा तो हम लोग उसको सेल कर देंगे, 280 के ऊपर रहेगा तो हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा, तो शायद उन लोगों का कितनी बड़ी वेल्थ बच सकती थी। इसीलिए किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले आपके पास उसके एग्जिट के लेवल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टॉक 90% गिर सकता है ना, वो उसके बाद भी वहां से 90% और गिर सकता है। इसलिए आपके पास फाइनल स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैपिटल सेविंग ऑल्सो बिगेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन वेल्थ क्रिएशन। ओके, थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। सॉरी, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस मार्केट में सॉरी इस मार्केट में आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सोचिए, फॉर एग्जांपल ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं केवल एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको याद होगा एक स्टॉक जिसको हम लोग मारुति के नाम से जानते हैं, आईपीओ आया था 150 रुपये का, आज वो स्टॉक 9000 के आसपास है, अभी 8000 चल रहा है, लेकिन उसने 9800-9900 के आसपास हाई बनाया। उस स्टॉक ने क्या बेहतरीन उसने वेल्थ क्रिएट करके दी। इन्फोसिस, टीसीएस, एशियन पेंट, हीरो, आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से आपका 150-200 स्टॉक ऐसे निकलेंगे जिन्होंने एटलीस्ट 50% का 50 गुने का रिटर्न दिया है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, लेकिन पेशेंस के साथ साथ में आपको किसी भी स्टॉक में बड़ा पैसा बनाने के लिए सही टाइम पे सही क्वांटिटी लेना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज फेयर वैल्यू पे यदि आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो स्टॉक उन लेवल्स को नहीं तोड़ेगा यदि आपने उसको सपोर्ट के आसपास लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें डबल बॉटम, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल होता है। यदि किसी स्टॉक ने अपना डबल बॉटम बनाया है तो वहां पे आप उसको परचेस कर सकते हैं। और आपको एवरेजिंग कब करनी है? यदि आपको किसी स्टॉक में एवरेजिंग करनी है तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है आप लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपको हमेशा ऊपर की साइड ही उसमें एवरेजिंग करनी चाहिए। आपने कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई स्टॉक है, सपोज दैट एक एग्जांपल है, जैसे मैं बात करता हूँ जैसे डिक्सन है, 1700-1800 रुपये के आसपास का आईपीओ आया था। आपको उसमें एवरेजिंग कभी भी नीचे नहीं करनी है। स्टॉक जब 1700 से 2700 होता है आपको तब बाय करना है, 2700 से 3700 होता है तब बाय करना है, 3700 से 4700 होता है तब बाय करना है। आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एवरेजिंग करनी है, लोअर साइड डायरेक्शन में आपको कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है। एवरेजिंग हमेशा अप साइड डायरेक्शन करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट और शायद सबसे जरूरी चीज है,
आपको मार्केट में वही पैसा लगाना है जो आपका खुद का है। कोई बोलता है आप लीवरेज लेके क्वांटिटी बढ़ा लो, या उधार से पैसे लेके, कई लोगों का मानना होता है कि आप पर्सनल लोन वगैरह लेके भी आप पैसा मार्केट में डालो। ये गलत है, मैं कंप्लीटली इसका विरोध करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मार्केट ऐसा है कि इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा साल 2020 होगा या कौन सा साल 2008 होगा। हो सकता है आप जिस साल मार्केट में पैसा लगाएं, हो सकता है उसी साल कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट वहां से 50% डाउन चला जाए, और शायद हो सकता है कि आप इतने अंदर से टूट जाएं कि उस पोजीशन को कैरी करने की जगह आप हो सकता है सेल कर दें, और आप 50 60 40% का जो भी है लॉस मिले आपको। इसलिए कोशिश करो उतना ही पैसा मार्केट में लगाओ जो आपका खुद का है, बिकॉज नीचे आने के बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा तो अगर वो टाइम भी लेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये भी एक बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं दोस्तों। यदि आपको लंबे समय के लिए कोई स्टॉक लेना है तो आपको एटलीस्ट उसमें 5 6 चीजें देखना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट वो स्टॉक आप बाय करें जिसका मार्केट कैप कम से कम 1,000 करोड़ तो हो, क्योंकि बिकॉज इतने अगर उसका टिकट साइज 1,000 करोड़ से नीचे है तो उसको ऑपरेटरों के लिए या कुछ नेगेटिव लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि उसका टिकट साइज एटलीस्ट 1,000 करोड़ के ऊपर हो। कंपनी में प्रोमोटर के पास एटलीस्ट 50 60% के आसपास होल्डिंग होनी चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें 2 4 5% का एफआईआई का एक्सपोजर हो, दैट इज ऑल्सो गुड। कंपनी एटलीस्ट कम से कम पिछले 3 या 4 साल से पॉजिटिव रिटर्न दे रही हो। कंपनी का आरओई एटलीस्ट 15 20% के आसपास हो। कंपनी ने पिछले 3 या 4 साल में डिविडेंड दिया हो। अगर डिविडेंड ना दिया हो तो एटलीस्ट स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया हो, नेगेटिव रिटर्न की तरफ आप ना जाएं। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी हो। कंपनी 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रही हो। तो ये सब चीज़ें भी हैं जिनको आप थोड़ा चेक कर सकते हैं। कंपनी एटलीस्ट अपने टॉप 7 कंपनियों में आनी चाहिए उस सेक्टर की। ऐसी कोई कंपनी ना लें जो मतलब बहुत नीचे आती है, जिसका मार्केट कैप ही मान लो 30 40 50 100 200 250 करोड़ हो, तो इस तरह की कंपनियों को आप अवॉइड करें। ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे अगले पॉइंट की हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जिसको हमें जिस पे फोकस करना है, आपने एक वर्ड सुना होगा पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों यदि आप डीमार्ट का या आइसर मोटर का या कई और कंपनियों का पी देख लेंगे तो शायद आपको अजीब लगेगा कि ये कंपनी इतने हाई पी पे कैसे काम कर रही है। पी एक सही पैमाना नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कंपनी का पी बहुत ज़्यादा है, इसको नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। अच्छी कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी है, जिनकी सेल्स अच्छी है, जिनकी अर्निंग्स अच्छी है, उनका पी हमेशा आपको ऊपर ही मिलेगा। तो पी को मेरा पर्सनली ऐसे माना, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें। आई पर्सनली रिकमेंड दिस थिंग। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी स्टॉक को कोशिश कीजिए कि आप 52 वीक के आसपास ना लीजिए। ये मैं पर्सनली बताऊंगा आपको। कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, इवन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही मैं आपको बोल दे चुका हूँ, पहले भी चीज अभी फिर बोल देता हूँ। चाहे वो रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, दुनिया का सोना भी क्यों ना हो, एप्पल भी क्यों ना हो, अमेजॉन भी क्यों ना हो, कोशिश ये कीजिए उसको 52 वीक पे ना लीजिए। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, महीने 2 महीने 1 क्वार्टर का, आपको वहां से वो डेफिनेटली 20 25% का करेक्शन दिखाएगा। यदि आपने किसी स्टॉक को 10,000 की जगह लेने की जगह आपने उसको 7500 या 6,000 पे ले लिया, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ अखरेगी नहीं। यदि आपने टॉप पे ले लिया तो हो सकता है वहां से वो 30 40% करेक्ट हो गया, तो आपको आपके रेट आने में जितना टाइम लगेगा, हो सकता है उससे पहले आपका पेशेंस लूज हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि उन स्टॉकों को आप ना लें जो 52 वीक के आसपास चल रहे हैं। ओके, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है कि बियर मार्केट में क्या करना चाहिए। सपोज दैट 2 साल के लिए बियर मार्केट आ गया, स्टॉकों ने अपने 52 वीक हाई बना दिए, डबल टॉप बना, स्टॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उस केस में हमें कैसे मार्केट को डील करना चाहिए। दोस्तों इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप जो भी स्टॉक बाय करें उनमें पहले आपके पास कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कि उस स्टॉक को आप किस बेसिस पे ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अगेन आपसे फिर बोल रहा हूँ, आईआरसीटीसी है। यदि आप उसको बाय करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि वो अपने सेक्टर में उसकी मोनोपोली है। भले ही 1 2 साल या 3 साल बीएफएस चलता है, तो क्या उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी?
उसके जो बेसिक फंडामेंटल डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, तो आप ऐसे स्टॉकों पर टिके जिनमें आपको लगता है कि ये शायद 1 या 1.5 या 2 या 3 साल की बात है, उसका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पीडीलाइट, बियर फेस हो या बुल फेस हो सकता है बियर या बुल फेस में स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ज़्यादा परफॉर्म करे, लेकिन उसका यदि आप बिजनेस मॉडल चेक करेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो नॉमिनल रहेगी, वो 1-2% से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पीडीलाइट बताया है, मैकडॉनल्ड्स हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, आपके स्टॉकों के अंदर कोई फंडामेंटल होना बहुत जरूरी है। आपने कोई ऐसा स्टॉक ले लिया जिसके बिजनेस मॉडल के बारे में प्रमोटर को भी अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन आपने उसको ले रखा है, तो हो सकता है ऐसे स्टॉक बियर फेस में आने के बाद खत्म भी हो सकते हैं। कई स्टॉक हैं जो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, जो डिलिस्ट हो जाते हैं। तो जो भी आप स्टॉक बाय करें उसके पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए, आपने इस स्टॉक को क्यों बाय किया है, इसको बाय करने के पीछे रीजन क्या है। यदि आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है तो कोशिश ये कीजिए कि वो स्टॉक जब आपके फाइनल स्टॉप लॉस को तोड़े तो आप उससे एग्जिट करते हैं, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, जेपी पावर, सुजलॉन, रोल्टा, कई ऐसे स्टॉक हैं जो आज जहां है यहाँ से 80-90 गुना ऊपर हुआ करते थे, लेकिन वो गिरते चले गए, आपने उनको सेल नहीं किया। तो आपको उसके पीछे एक बेसिक फंडामेंटल होना बहुत जरूरी है यदि किसी स्टॉक को लंबे समय के लिए कैरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में। आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी हद तक कंसंट्रेटेड होना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में 20 से ज़्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए। ईमानदारी से बात की जाए तो आपके पोर्टफोलियो में उतने ही स्टॉक होने चाहिए जितने आपके अच्छे फ्रेंड हैं। मीन्स आपके कितने अच्छे फ्रेंड हैं, अगर आप काउंटिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से 10-15 मैक्सिमम 120 निकलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 2-4 अच्छे फ्रेंड भी रहते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पोर्टफोलियो में 2-4 स्टॉक भी होते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए एटलीस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 स्टॉक लीजिए, उससे ज़्यादा स्टॉक लेना आप उनको डेली बेसिस पे या क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो 15-20 से ज़्यादा स्टॉक कैरी ना करें। पोर्टफोलियो की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी भी एक स्टॉक में आप कोशिश ही कीजिए कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, बिल्कुल सोना ही क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों सोना भी टूटता है एक दिन, तो आप 10% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में अपना एक्सपोजर ना रखें, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। अब बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ। यदि हमारे स्टॉक ने बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपने टाटा एलेक्सी ले रखा था 1100 रुपये के रेट पे, स्टॉक 3300 खड़ा हुआ है 2 साल के अंदर, या 4400 खड़ा है 2 साल के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? यदि आपकी उम्मीद थी कि ये स्टॉक 3 साल में डबल होगा, लेकिन वो स्टॉक 2 साल में डबल हो जाए, तो कोशिश ये कीजिए उसमें से आप 50% हिस्सा सेल कर दीजिए। उस पैसे को आप अपने पास में एक लिक्विड फंड में लगा दीजिए, या फिर ऐसी जगह कहाँ रखिए कि कल को जब उस स्टॉक में करेक्शन आए तो आप उसको दोबारा एवरेज आउट कर लें, या फिर यदि आपको कुछ और बेहतर अपॉर्चुनिटी दिख रही तो आप वहां बाय कर लीजिए। लेकिन यदि स्टॉक आपके टाइम से 50% पहले डबल हो गया तो इसकी मैक्सिमम चांसेस है उस स्टॉक में करेक्शन यहाँ नहीं तो हो सकता है यहाँ से 100-200% और बढ़ने के बाद आएगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो आप वहां उसको बाई कर सकते हैं। यदि स्टॉक ने आपकी उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दे दिया तो डेफिनेटली आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। अब दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? कई लोगों का ये सवाल रहता है कि हमने ये स्टॉक लिया था लेकिन स्टॉक में बहुत बड़ी चीज तेजी आ गई, हम क्वांटिटी बढ़ाना चाहते थे लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ा पाए, तो उस स्टॉक को कैसे डील करना है? देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी स्टॉक है जब नीचे की तरफ आता है तो वो आपकी उम्मीद से नीचे जाता है, और जब ऊपर जाता है तो आपकी उम्मीद से ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा था कि मुझे मारुति है, मुझे मारुति 7,000 की रेट पर लेना चाहिए था, लेकिन वो आपके रेटों से ऊपर निकल गया, तो आपको क्या करना है? तो उस केस में दोस्तों यदि स्टॉक आपके अकॉर्डिंग चला है, आप उसको लेना चाहते थे, तो आप ये कोशिश कीजिए, आप उसकी 20 क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसकी 10 क्वांटिटी या 5 क्वांटिटी जरूर लें, क्योंकि कल को वो स्टॉक यदि वहां से भी डबल ट्रिपल हो गया तो आपको बहुत बड़ा एक मलाल होगा। और उस चीज को अवॉइड करने के लिए यदि स्टॉक आपके डायरेक्शन से थोड़ा आगे निकल चुका है तो क्वांटिटी कम कर लें, उसमें एंट्री जरूर मारें, और अगर नीचे आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें तुम्हारा एवरेजिंग करके और अच्छी तरीके से क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, इस वीडियो को आपने देखा। इसके अलावा यदि कोई और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपको लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और होपफुली हो सकता है अगली टाइम जब मैं यूट्यूब पे आऊँगा तो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।